हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर करने वाले हैं। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। मतलब कोई ऐसा कार्य जिसको हमने भूतकाल में ही शुरू किया था और हम भूतकाल में उस कार्य को पूरा कर चुके थे। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए, एक सेंटेंस की रचना करने के लिए या बोलने के लिए जिस कालखंड का इस्तेमाल किया जाता है और जिन रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस का रिकॉग्नाइजन क्या होता है? रिकॉग्नाइजन मतलब होता है पहचान। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रिकॉग्नाइजन होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, या था, ई थी और ए थे। तो दोस्तों, चुका था, चुकी थी, चुके थे आमतौर पर आप स्कूल में पढ़ते हैं, यह पहचान आप लोगों के लिए आम है। लेकिन इसके आगे जो लिखा हुआ है पहचान, यह आपके लिए कुछ हद तक नया भी हो सकता है और आपके लिए खास भी हो सकता है। तो आ था का मतलब क्या हुआ? आ था का मतलब यह नहीं हुआ कि कोई वाक्य है वो आ के साथ खत्म होगा, ये आ के मात्रा के साथ खत्म होगा। जैसे कि देखिए यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसने अपना घर बेचा था, आ था, तो ये आ था के साथ खत्म हुआ ना। वैसे ही कोई वाक्य या था के साथ भी खत्म हो सकता है। जैसे मैंने वह कार्य कर लिया था, मैं खाना खा लिया था, मैं किताब पढ़ लिया था। इस तरह के वाक्य उसमें आ सकते हैं। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहां पे देखिए ई थी। ई थी का मतलब यह हुआ कि ई एक मात्रा के रूप में भी आ सकता है और ई एक अक्षर के रूप में भी आ सकता है। जैसे यहां पे देखिए, उसने परीक्षा की तैयारी कर ली थी, ली थी, तो यह मात्रा के रूप में आया सबसे पहले, ई का मात्रा। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं खाना खाई थी। एक लड़की है मान लीजिए कोई, और वो कहती है कि मैं खाना खाई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं खाना खा ली थी या फिर मैं खाना खा चुकी थी। तो यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। ए थे, तो ए थे को देख लीजिए, हम उस मूवी को देख लिए थे, ए थे। तो ए भी एक मात्रा के रूप में आ सकता है या फिर एक शब्द के रूप में भी आ सकता है। तो दोस्तों, जब भी इस तरह के पहचान आपको दिखे किसी वाक्य में, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। अब देखिए, किसी भी टेंस के हमको 4 भाग पढ़ने होते हैं। रूल नंबर 1 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो हम शुरुआत कहां से करते हैं? हमेशा हम शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 अफर्मेटिव से। तो इसका रूल नंबर 1 अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों देखिए, यहां पे सबसे अच्छी चीज यह है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमको हैड लेना है। कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से तुलना करके देखें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमने लिया था हैज या फिर हैव। लेकिन इस टेंस में सबसे अच्छी सहूलियत की बात आपके लिए यह है कि आई वी यू दे हो, ही सी इट नेम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ हैड को ही लेना है। आपको इसमें कोई याद रखने वाली चीज नहीं है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कभी भी हम परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, उसमें हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसीलिए जब हम पास्ट परफेक्ट को पढ़ रहे हैं तो यहां पे भी हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब रही बात ऑब्जेक्ट की, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि किसी भी टेंस के वाक्य में, और अगर वो टेंस एक्टिव वॉइस में आप बना रहे हो, एक्टिव वॉइस का मतलब यह होता है कि जिसमें सब्जेक्ट मुख्य भाग होता है, जिसमें सब्जेक्ट मुखिया होता है और सब्जेक्ट के बिना वाक्य नहीं बन सकता, ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस के वाक्य। और वे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, ऑब्जेक्ट के बिना कोई काम नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इतना ही अंतर होता है जब सबसे ज्यादा कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। तो फिलहाल हम एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पढ़ रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है लेकिन ऑब्जेक्ट का होना नहीं। अब देखिए इसके अंतर्गत पहला एग्जांपल क्या है। मैं वीडियो अपलोड कर चुका था, तो मैं सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए हमने लिख दिया आई।
अब हेल्पिंग वर्ब हमको हैड लेना है तो हमने ले लिया हैड। अब क्या क्रिया हो रही है अपलोड करने की, जैसे कि हम जब कभी भी कोई वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, आपके सीखने के लिए, पढ़ने के लिए कैन स्ट्रीम में, तो हम उस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करते हैं। तो अपलोड करना अपने आप में क्रिया है। तो दोस्तों अपलोड करने का थर्ड फॉर्म क्या होता है? अपलोडेड। तो हमने लिख दिया अपलोडेड। अब किसको हम लोग अपलोड करते हैं? तो वीडियो को अपलोड करते हैं। तो वीडियो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई हैड अपलोडेड वीडियो। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, उसने अपना घर बेचा था। आ था के साथ खत्म हो रहा है, आ के मात्रा के साथ। इसका मतलब यह भी हुआ कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसको आप दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं? उसने अपना घर बेचा था मतलब उसने अपना घर बेच दिया था, वह अपना घर बेच चुका था, वह अपना घर बेच लिया था। तो किसी भी शब्द में आप इसको बोलिए, कैसे भी वाक्य बना के बोलिए, लेकिन अंततः इसका मतलब क्या निकल रहा है कि वह अपने घर को बेच चुका था। मतलब कब बेच चुका था? भूतकाल में ही बेच चुका था। बेचा था मतलब बेच चुका था। अब इसका ट्रांसलेशन क्या बना? देखिए, सबसे पहले है उसने हमारे सब्जेक्ट के रूप में है, तो सब्जेक्ट उसने को हम बोलते हैं ही, तो हमने ही लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड हो गया। अब क्या क्रिया हो रही है? बेचने की, तो बेचने को बोलते हैं सेल, और सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। तो हमने यहां पे सोल्ड लिख दिया। और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम लोग आउट भी लगा दिए, क्योंकि जब आप फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल के साथ अगर आप आउट लगा देते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से आपका जो सेंटेंस है वो सुनने में अच्छा लगता है, सामने वाले को लगता है कि आपकी अंग्रेजी बढ़िया स्ट्रांग है। और इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि आउट का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी चीज को बेच देते हैं तो आपके हाथ से निकल गया ना, अब वो आपका नहीं रहा, मतलब वो सोल्ड आउट हो गया, अब वो आपके हाथ से निकल चुका है। तो उसको भी दर्शाने के लिए आप इस आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य रूप से ध्यान देना है इस सेल के ऊपर, जिसका थर्ड फॉर्म हमने लिखा है सोल्ड, इसी का सबसे ज्यादा महत्व है। आउट को आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लगा देते हैं, हमारा सेंटेंस बन गया सोल्ड आउट। और ये जो सोल्ड है वो सेल का थर्ड फॉर्म है। अब किसको बेचा? तो अपने घर को। तो अपना को हम लोग बोलेंगे हिज, और इसको हिज क्यों बोला? ये जब मैं आपको प्रोनाउंस फॉर्म पढ़ाना शुरू कर दूंगा तब उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सब चीज क्या होते हैं। उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा ये हिज अपना के लिए क्यों लगा। फिलहाल आप ये जानिए कि अपना के लिए हमने हिज लगाया है और घर के लिए हमने लगा दिया हाउस। तो ट्रांसलेशन क्या बना? ही हैड सोल्ड आउट हिज हाउस। वह अपने घर को बेच चुका था या उसने अपना घर बेचा था। थर्ड एग्जाम्पल को आप देखिए, पत्ते पेड़ से गिर चुके थे। कौन गिर चुके थे? पत्ते। तो पत्ते क्या हुए? हमारे सब्जेक्ट हुए। तो पत्ते को हम बोलेंगे लिव्स। आमतौर पर आप पत्ता को लिफ बोलते हैं, लेकिन उसका प्लूरल फॉर्म हमको लेना है क्योंकि पत्ते हैं, एक से ज्यादा है, तो उसके लिए हमने लिखा लिव्स। और हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है? हैड लेना है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट लेना रहे, हमको लेना है सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हमने यहां पे हैड ले लिया। अब गिरने को क्या बोलते हैं? गिरने की क्रिया हो रही है ना, और उसका थर्ड फॉर्म हमको चाहिए, तो गिरने को बोलते हैं फॉल। लेकिन फॉल का हमको कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो हमने लिख दिया फॉलन। अब ये डाउन हमने क्यों लगाया? क्योंकि पत्ते जब गिरेंगे तो कहां पे आएंगे? नीचे आएंगे ना। तो जब आप फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे तो फिर से इसको आप पाएंगे कि फॉल के साथ अगर आप डाउन लगा देते हैं तो फॉल डाउन एक अच्छा शब्द लगता है बोलने में, तो हमने यहां पे लगा दिया डाउन। इस डाउन को नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अब ये जो पत्ते हैं वो कहां से गिर रहे हैं? पेड़ से गिर रहे हैं, से। तो से के लिए हमने लगा दिया फ्रॉम, और पेड़ के लिए लगा दिया हमने द ट्री ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सेंटेंस क्या बना? लीव्स हैड फॉलन डाउन फ्रॉम द ट्री। पत्ते पेड़ से गिर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, उसने परीक्षा की तैयारी कर ली थी। इसको आप दूसरे शब्दों में बोलिए, उसने परीक्षा की तैयारी कर लिया था, या फिर वह परीक्षा की तैयारी कर लिया था, वह परीक्षा की तैयारी कर चुका था, उसने परीक्षा की तैयारी कर ली थी, उसने परीक्षा की तैयारी की थी। किसी भी ढंग से आप बोलिए, कुल मिला के इसका मतलब यही निकल रहा है कि जो कार्य था वो पूरा हो चुका था। तो दोस्तों इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उसने को बोलेंगे हम ही, तो हमने ही लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हमने हैड लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है? तैयारी करने की। तो तैयारी करने को बोलते हैं प्रिपेयर, जिसका हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमने यहां पे लिख दिया प्रिपेयर्ड। अब किसकी तैयारी? तो परीक्षा की तैयारी। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पे तो की है, तो आपने फॉर क्यों लगाया? फॉर का मतलब तो होता है के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम तैयारी तो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं?
परीक्षा के लिए कर रहे हैं। परीक्षा की क्या तैयारी होती है? परीक्षा के लिए तैयारी होती है। तो दोस्तों इसलिए हमने यहां पे फॉर लगाया और एग्जाम को हमने एग्जाम लिख दिया। परीक्षा को एग्जाम बोलते हैं ना, तो सेंटेंस क्या बना? ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, वह परीक्षा की तैयारी कर चुका था या फिर उसने परीक्षा की तैयारी कर ली थी। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखिए, हम उस मूवी को देख लिए थे। किसको देख लिए थे? हम उस मूवी को देख लिए थे। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले देखिए हमको लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा हम, तो हम को बोलते हैं वी। अब हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है? हैड लेना है, तो हमने ले लिया हैड। अब क्या क्रिया हुई? देखने की क्रिया हुई, तो देखने को हम लोग बोलते हैं सी, और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। अगर आप चाहें तो इसमें वॉच्ड भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप मूवी को ध्यान से देखते हैं तो आप वॉच्ड लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल हमने लगाया इसमें सीन, तो हमने सीन लगा दिया वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। किसको देख लिए थे? उस मूवी को, तो उसके लिए हमने लिख दिया दैट और मूवी के लिए हमने लिख दिया मूवी। इस तरह से हमारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बना? वी हैड सीन दैट मूवी, हम उस मूवी को देख लिए थे। ये तो हो गया अफर्मेटिव के वाक्य। अगर आप चाहें तो यहीं से इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए देखते हैं नेगेटिव में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम रूल नंबर 2 नेगेटिव पढ़ते हैं, तो रूल नंबर 2 नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ नॉट लगाना पड़ता है, उसके अलावा हमें कोई दूसरी चीज करने की आवश्यकता नहीं। हम नॉट लगाते हैं अंग्रेजी के वाक्यों में और हिंदी के वाक्यों में हम नहीं जोड़ देते हैं, साथ ही साथ रूल में हम लोग नॉट जोड़ देते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। यहां से मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि आप कैसे बिना कोई टाइम वेस्ट किए यही चीज को नेगेटिव में बना सकते हैं। अब मैं हैड को लिख देता हूं हैडेंट। मैं अब नेगेटिव के वाक्यों को बना रहा हूं। मैं हैड को लिख दिया हैडेंट। अब दोस्तों इस अफर्मेटिव को हमको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं नेगेटिव। तो रूल नंबर 2 हो गया हमारा नेगेटिव। अब रूल नंबर 2 नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैडेंट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका रूल हो गया। अब दोस्तों सेंटेंस को बना के देखते हैं। मैं वीडियो अपलोड कर चुका था, यह अफर्मेटिव का वाक्य है, इसको नेगेटिव में लेते हैं। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर चुका था, तो यह नेगेटिव का वाक्य हो गया। अब इसमें हमको सिर्फ करना क्या पड़ेगा? आई हैड, तो हैड के साथ हमको नॉट लगा देना पड़ेगा और ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्योंकि देखिए रूल में हमने क्या चेंजेस किया, खाली हमने हैड के साथ नॉट जोड़ दिया और ये हो गया हैडेंट। तो सेंटेंस यहां पे क्या बन गया? मैं वीडियो अपलोड नहीं कर चुका था, आई हैडेंट अपलोडेड वीडियो। दूसरे वाक्यों को देखिए, उसने अपना घर बेचा था, यह अफर्मेटिव का वाक्य था, इसको नेगेटिव में लेते हैं। उसने अपना घर नहीं बेचा था। अब हमको क्या करना पड़ेगा? खाली हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ देना है। तो चलिए मैं इस पे नॉट जोड़ देता हूं, तो ये हो गया हैडेंट। अब सेंटेंस क्या बना? ही हैडेंट सोल्ड आउट हिज हाउस, ये नेगेटिव का वाक्य हो गया। अब एग्जांपल नंबर 3 को देखिए, पत्ते पेड़ से गिर चुके थे, इसको नकारात्मक बनाना है। ये अफर्मेटिव के वाक्य है भी, इसको हमको नेगेटिव में लेना है। तो पत्ते पेड़ से नहीं गिर चुके थे, तो यहां पे मैंने लगा दिया नहीं। अब हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि आप सभी को स्पष्ट है कि हमको हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाना पड़ेगा, तो चलिए लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब में नॉट। ये हो गया हैडेंट। अब सेंटेंस क्या बना? लीव्स हैडंट फॉलन डाउन फ्रॉम द ट्री, पत्ते पेड़ से नहीं गिर चुके थे। यहां पे देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 में, उसने परीक्षा की तैयारी कर ली थी, नकारात्मक बनाना है इसको, तो नहीं कर ली थी। चलिए नहीं लगा के देखते हैं, ये हो गया नहीं। अब सेंटेंस क्या बना? उसने परीक्षा की तैयारी नहीं कर ली थी। अब फिर से क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब में हमको नॉट जोड़ देना है। चलिए जोड़ देते हैं नॉट। तो हैड के साथ मैंने जोड़ दिया एनटी, मतलब नॉट। अब क्या हो गया? ही हैडंट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, उसने परीक्षा की तैयारी नहीं कर ली थी। लास्ट एग्जांपल को देखिए, हम उस मूवी को देख लिए थे। अब इसको भी हमको नेगेटिव बनाना है, जैसे कि आप जानते हैं ये अफर्मेटिव का वाक्य है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम उस मूवी को के बाद नहीं जोड़ देते हैं, नहीं। तो क्या बन गया? अब हम उस मूवी को नहीं देख लिए थे, मतलब हम नहीं देख चुके थे। अब हैड को क्या करना पड़ेगा? ये आप बताइए। हाँ, हैड के साथ हमको नॉट जोड़ना पड़ेगा, तो ये हमने जोड़ दिया नॉट। सेंटेंस क्या बना? वी हैडंट सीन दैट मूवी, हम उस मूवी को नहीं देख लिए थे। तो दोस्तों अफर्मेटिव से नेगेटिव में जाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, हमें केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ देना पड़ता है। इसमें अलग से एग्जांपल मैंने नहीं लिया, उसका यही कारण है कि हम सीधा हैड के साथ नॉट जोड़ देते हैं और ये इसका नेगेटिव वाक्य बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के वाक्यों को बनाना सीख लिया कि कैसे अफर्मेटिव के और नेगेटिव के वाक्य बनते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव के वाक्यों को।
दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रूल नंबर 3 होता है इंट्रागेटिव, और इंट्रागेटिव का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, केवल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के क्रम को बदल दिया। अफर्मेटिव और नेगेटिव जब हम बना रहे थे तो सब्जेक्ट पहले था और हैड उसके बाद था, लेकिन इंट्रागेटिव में क्या होता है, हैड बाहर निकल जाता है और सब्जेक्ट अंदर चला जाता है। तो बस उतना ही हम लोगों ने किया। अब देखिए दोस्तों, आप सबको मालूम है कि जब कभी भी हम इंट्रागेटिव या फिर इंट्रागेटिव नेगेटिव के वाक्य बनाते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किसने, कब, कहां। तो ऐसे शब्दों के आए बिना इंट्रागेटिव के वाक्य नहीं बन सकते। आप गौर करेंगे कि इन सेंटेंसेस में उन तरह के शब्द आएंगे ही आएंगे। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या कहता है, क्या माली ने पौधों को पानी दिया था या था। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमको यह देखना है कि क्या इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। तो क्योंकि सेंटेंस में क्या आया है तो हमको यस नो पूछना ही पड़ेगा। क्या माली ने पौधों को पानी दिया था, आप बोल सकते हैं कि हाँ दिया था या फिर नहीं दिया था, तो इसका आंसर यस नो में आ गया। मतलब हेल्पिंग वर्ब हमको सीधा लेना है और क्वेश्चन वर्ड नहीं लेना है। तो दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब ले लिए हैड। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, माली, तो माली को बोलते हैं गार्डनर, तो हमने लिख दिया द गार्डनर। अब क्या क्रिया हो रही है, पानी देने की, तो पानी देने को बोलते हैं वाटर। वाटर एक नाउन भी है और वाटर एक वर्ब भी है। अब वाटर का थर्ड फॉर्म हमको लेना पड़ेगा वाटर्ड, तो हमने ले लिया वाटर्ड। अब किसको पानी देने के बारे में बात हो रही है, पौधों को, तो हमने लिख दिया द प्लांट्स, और साथ में क्वेश्चन मार्क्स लगाना आप लोग नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ट्रांसलेशन क्या बना, क्या माली ने पौधों को पानी दिया था का हमारा ट्रांसलेशन बना हैड द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। अब एग्जांपल नंबर 2 को देखिए, क्या बारिश रुक चुकी थी, यस नो पूछ के देखिए तो क्या आंसर निकलेगा, हाँ बारिश रुक चुकी थी, या फिर नहीं बारिश नहीं रुक चुकी थी। इसका मतलब इसमें हमको क्वेश्चन वर्ड लेने की जरूरत नहीं, सीधा हम हैड से शुरू कर सकते हैं जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने लगा दिया हैड। अब किसके बारे में बात हो रही है, रुकने का कार्य कौन कर रहा है, बारिश। बारिश एक वर्ब भी है, मतलब रेन एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। फिलहाल ये नाउन के रूप में है क्योंकि इसमें वर्ब है रुकना। तो बारिश अगर नाउन है तो रुकना इसमें वर्ब है, तो बारिश को हम नाउन मतलब सब्जेक्ट के रूप में ही लेंगे। तो हमने यहां पे लिख दिया द रेन सब्जेक्ट के रूप में, चूंकि ये एक नाउन है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, याद रखिएगा। अब क्या क्रिया हो रही है इसमें, रुकने की, तो रुकने को बोलते हैं स्टॉप, जिसका थर्ड फॉर्म होता है स्टॉप्ड, तो हमने स्टॉप्ड लिख दिया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बना, हैड द रेन स्टॉप्ड, साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। एग्जांपल नंबर 3 को देखिए, उसने दरवाजे क्यों बंद किए थे। तो दोस्तों इसमें क्यों आ गया, मतलब क्वेश्चन वर्ड लगेगा ही लगेगा, तो मतलब हमने लगा दिया क्वेश्चन वर्ड व्हाई, चूंकि यहां पे क्यों है। अब हमको हैड लेना पड़ेगा तो हमने हैड ले लिया, चूंकि इसमें हम लोग चुनाव नहीं करेंगे ना हेल्पिंग वर्ब का, इसमें हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड। ये हैज हैव जैसा कोई फंडा इसमें नहीं है, तो हमको आंख मूंद के हैड ही लगाना पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट रहे। तो हमने हैड लगा दिया। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसने, तो उसने के लिए लिख दिया हमने ही। अब क्या क्रिया हो रही है, बंद करने की, तो दोस्तों बंद करने को बोलते हैं क्लोज। क्लोज का थर्ड फॉर्म लेना है हमको क्लोज्ड, तो हमने यहां पे क्लोज्ड भी लिख लिया। दरवाजा को बंद करने के लिए तो आमतौर पर शट का इस्तेमाल होता है, आप शट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको सुविधा हो इसलिए मैंने यहां पे क्लोज लिया है, तो इसको हमने थर्ड फॉर्म लिया क्लोज्ड। अब किसको बंद कर रहे हैं, दरवाजे को, तो दरवाजे के लिए हमने लिख दिया द डोर। अब क्या बना ट्रांसलेशन, वाई हैड ही क्लोज द डोर, उसने दरवाजे क्यों बंद किए थे। दोस्तों यहां पे दरवाजे हैं तो इसके लिए हम लोग डोर्स लिखेंगे, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा दरवाजे, तो वाई हैड ही क्लोज द डोर्स। एग्जाम्पल नंबर 4 होगा, वह घर के बाहर कचरे क्यों फेंकी थी। घर के बाहर कचरे क्यों फेंकी थी, तो देखिए फेंकी थी, ई थी, आपके पहचान से मैच कर लिया। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्यों पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है तो हमने लिख दिया वाई। अब वाई के बाद हमको लिखना पड़ेगा हैड, तो हमने लिख दिया हैड। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह, और वह कौन है, एक लड़की है, क्योंकि फेंकी थी, फेंका था तो नहीं बोल रहे हैं, तो हमने लिख दिया सी। अब क्या क्रिया हो रही है, फेंकने की, तो फेंकना एक वर्ब है, फेंकने को बोलते हैं थ्रो। थ्रो का थर्ड फॉर्म हमको लेना है, चूंकि रूल ने हमको कहा है, तो हमने थ्रो का थर्ड फॉर्म लिया थ्रोन। अब किसको फेंकना है, तो कचरे को फेंकना है। क्या फेंकना है, तो कचरे को फेंकना है, तो हमने लिख दिया द गार्बेज। अब उसको कहां पे फेंकना है, घर के बाहर, तो आउटसाइड द हाउस। सेंटेंस क्या बना,
बना, वाई हैड सी थ्रोन द गार्बेज आउटसाइड द हाउस। इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को ट्रांसलेट कर लिया। अब यहां पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, क्या आप उन्हें आमंत्रित किए थे। अब इसको यस नो में बोल के देखिए, हाँ हमने उसको आमंत्रित किया था, या फिर नहीं हमने उनको आमंत्रित नहीं किया था। यस नो में आंसर मिल गया, मतलब इसमें क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं है। तो सीधा कहां से शुरुआत करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड, तो हमने हैड ले लिया। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आप, तो आपको बोलते हैं यू, तो हमने यू ले लिया। अब क्या क्रिया हो रही है, आमंत्रित करने की। आमंत्रित करने को बोलते हैं इनवाइट। इनवाइट का थर्ड फॉर्म होता है इनवाइटेड, तो हमने लिख दिया यहां पे इनवाइटेड। और किसको आमंत्रित करना है, तो उनको या फिर उन्हें, तो उन्हें को हम लोग बोलते हैं देम। ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहां पे लिख दिया देम। तो इस तरह से सेंटेंस बना, हैड यू इनवाइटेड देम। दोस्तों इस तरह से हमने रूल नंबर 3 इंट्रागेटिव को कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम देखते हैं इसको इंट्रागेटिव नेगेटिव में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी नेगेटिव में आपको बताया था कि खाली हैड में हम लोगों ने नॉट लगाया था और ये इंट्रागेटिव बन गया था। अब इसमें फिर से नॉट लगा के देखते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाने के लिए। यहां पे रूल नंबर 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस 3 को हम कर देते हैं 4। अब इस इंट्रागेटिव के आगे हम लोग लिख देते हैं नेगेटिव। तो अब क्या बन गया, ये इंट्रागेटिव नेगेटिव। अब इस हैड में हम लोग नॉट लगा देंगे। देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले रूल नंबर 3 लिखा था इंट्रागेटिव, लेकिन हमको रूल नंबर 4 भी तो पढ़ना है ना, इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो हमने रूल नंबर 3 में से 3 को हटा के 4 लिख दिया। इंट्रागेटिव नेगेटिव में हमको नेगेटिव तो जोड़ना ही था, तो इंट्रागेटिव के सिर्फ आगे हमने नेगेटिव जोड़ दिया। अब हमको रूल में क्या चेंजेस करना है, तो रूल में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ना पड़ेगा और वो बन जाएगा इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो देखिए हमने हैड में नॉट जोड़ दिया, तो रूल क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स को देखिए हम कैसे बदल सकते हैं। क्या माली ने पौधों को पानी दिया था, इसमें आप नहीं जोड़ के देखिए, क्या माली ने पौधों को पानी नहीं दिया था। अब ये हो गया इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो अब हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देना पड़ेगा। तो खोजिए इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कौन है। तो हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आंख मूंद के लगा दीजिए आप इसमें एनटी, मतलब नॉट। सेंटेंस क्या बन गया, हैडंट द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। क्या माली ने पौधों को पानी नहीं दिया था। बहुत आसान लगा होगा आपको ये। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, क्या बारिश रुक चुकी थी, ये इंट्रागेटिव में है, इसको इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाना है, नहीं जोड़ दीजिए। तो कहां पे जोड़ देंगे हम, क्या बारिश नहीं रुक चुकी थी। तो जैसे ही हमने नहीं लगाया इंट्रागेटिव नेगेटिव हो गया। अब फिर से हेल्पिंग वर्ब में आप नॉट लगा के देखिए, चलिए लगा देते हैं। ये हो गया हैड में हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो गया हैडेंट। अब हैडेंट द रेन स्टॉप्ड, क्या बारिश नहीं रुक चुकी थी। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, उसने दरवाजे क्यों बंद किए थे। इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव लगा दीजिए, मतलब नॉट, या फिर हिंदी में नहीं। तो उसने दरवाजे क्यों के बाद लिख दीजिए नहीं, तो नहीं बंद किए थे। उसने दरवाजे क्यों नहीं बंद किए थे। अब किस में नॉट लगाना है, गेस करिए आप। हमको हेल्पिंग वर्ब में लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। तो हैड में हमने लगा दिया नॉट। मैं यहां पे छोटे छोटे अक्षर में लगाते जा रहा हूं, आप समझते जाइएगा। सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई हैडंट ही क्लोज्ड द डोर। सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, वह घर के बाहर कचरे क्यों फेंकी थी। इसको अगर हम लोग इंट्रागेटिव नेगेटिव में बनाए तो हम बना सकते हैं, हैड में नॉट लगा करके यहां पे हमने लगा दिया नॉट, और घर के बाहर कचरे क्यों फेंकी थी, तो क्यों के बाद हम लोग लगा सकते हैं नहीं। अब सेंटेंस क्या बना, वह घर के बाहर कचरे क्यों नहीं फेंकी थी। अब घर के बाहर कहने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि घर के बाहर हम चौखट में ही फेंक देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि घर के बाहर कोई गार्बेज रखने होगा, कचरे रखने का एक डस्टबिन होता है, उसमें हम कचरे को फेंक सकते हैं। तो दोस्तों वह घर के बाहर कचरे क्यों नहीं फेंकी थी, सेंटेंस में हमने सिर्फ नहीं लगा दिया और यहां हैड में हमने नॉट जोड़ दिया। और कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया। सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई हैडंट शी थ्रोन द गार्बेज आउटसाइड द हाउस। वह घर के बाहर कचरे क्यों नहीं फेंकी थी। सेम यही रूल यहां पे अप्लाई करना है एग्जांपल नंबर 5 में। क्या आप उन्हें आमंत्रित किए थे। अब इसमें नहीं जोड़ के देखिए, यहां पे आप नहीं जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया, क्या आप उन्हें आमंत्रित नहीं किए थे। तो क्या आप उन्हें आमंत्रित नहीं किए थे में हमने हिंदी में नहीं जोड़ा। अब इसमें हैड में हम लोग नॉट जोड़ेंगे, चूंकि हमको नॉट किसके साथ जोड़ना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो ये हो गया नॉट। अब सेंटेंस क्या बन गया, हैडंट यू इनवाइटेड देम। क्या आप उन्हें आमंत्रित नहीं किए थे। देखिए दोस्तों कितना आसान है इंट्रागेटिव से इंट्रागेटिव नेगेटिव में जाना और अफर्मेटिव से नेगेटिव में जाना। आपको ज्यादा वाक्य लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शुरुआत में सीखना है तो इसी ढंग से सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस प्रकार से
पास्ट परफेक्ट टेंस के चारों भाग को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सीखा कि कोई कार्य भूतकाल में ही शुरू होता है और भूतकाल में ही कंप्लीट हो जाता है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है आपके लिए यह पहचान। इस पहचान पे आप अपना पूरा फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपका बेस बनेगा, आपका फाउंडेशन बनेगा इंग्लिश ग्रामर में पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए। और इस तरह से हमने आज पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।